कर रहे हैं एक ऐसे जीव के बारे में जो रहस्य, स्वाद और ऊंची कीमत का एक जीता जागता संगम है। हम बात कर रहे हैं मोरकेला की, जिसे आम भाषा में गुच्छी या स्पंज मशरूम भी कहा जाता है। ये वो कवक है जो सिर्फ कुछ खास जंगलों में कुछ खास मौसम में ही उगता है और जिसकी कीमत बाजार में सोने चांदी से कम नहीं होती। बिल्कुल, और यही इसकी खासियत हमें आज की चर्चा के केंद्र में लाती है। सवाल यह है कि मुरकेला का जो प्रजनन का तरीका है, जो पूरी तरह से यौन प्रजनन पर निर्भर है और जिसमें अलैंगिक प्रजनन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्या ये एक बहुत सोच समझी और कामयाब विकास की रणनीति है जिसने इसे इतना खास बनाया है, या फिर ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, एक सीमा है जो इसे दुनिया भर में फैलने से रोकती है? और हमारा ये विश्लेषण मुरकेला के जीवन चक्र और उसकी प्रजनन प्रक्रियाओं पर हुए जैविक अध्ययनों पर आधारित है। मेरा पक्ष ये है कि मोरकेला की ये जटिल प्रक्रिया असल में एक उन्नत रणनीति है। ये गुणवत्ता पर मात्रा को प्राथमिकता देने का एक शानदार उदाहरण है, जो इसकी आनुवंशिक विविधता और मुश्किल हालात में टिके रहने की क्षमता को सुनिश्चित करती है। और मेरा मानना है कि केवल एक ही रास्ते पर चलना, यानी सिर्फ यौन प्रजनन पर निर्भर रहना, इसे बेहद नाजुक और सीमित बना देता है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो विकास की एक संकरी गली में फंसी हुई है, जो आकर्षक तो है पर बहुत जोखिम भरी भी। तो चलिए मैं अपनी बात रखती हूँ। देखिए, जब हम मोरकेला की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि ये प्रकृति का लग्जरी ब्रांड मॉडल अपनाता है। ये हर जगह उपलब्ध नहीं होना चाहता। इसकी पूरी रणनीति ही विशिष्टता, दुर्लभता और बेहतरीन गुणवत्ता पर टिकी है। इसका यौन प्रजनन पर पूरी तरह निर्भर रहना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा चुनाव है। ये प्रक्रिया, जिसे सोमैटोगैमी कहते हैं, बहुत दिलचस्प है। इसमें कोई अलग से नर या मादा अंग नहीं होते, बल्कि दो सामान्य फंगल धागे, जिन्हें हाइफी कहते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। इस मिलाप से जो आनुवंशिक फेरबदल होता है, वो हर नई पीढ़ी को अनोखा और मजबूत बनाता है। और शायद यही वजह है कि ये लद्दाख, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उन कठोर पहाड़ी इलाकों में भी पनप पाता है, जहां मौसम और हालात, आप जानते हैं, बेहद अप्रत्याशित होते हैं। इसकी फ्रूटिंग बॉडी, यानी वो हिस्सा जिसे हम खाते हैं और जिसे एस्कोकार्प कहते हैं, उसका बनना भी किसी इंजीनियरिंग के कमाल से कम नहीं। शुरू में वो चिकना होता है, पर फिर उसमें लकीरें और गड्ढे बनते हैं। ये कोई खामी नहीं है, बल्कि ये सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने का एक तरीका है, ताकि हजारों लाखों नए आनुवांशिक रूप से विविध स्पोर्स बन सकें। हाँ, ये धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह हर कदम पर गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। आपने इसे लग्जरी ब्रांड कहा और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मेरे लिए ये एक ऐसा कारीगर है जिसने एक ही कला सीखी है, और अगर उस कला की मांग या माहौल बदल जाए तो वो भूखा मर जाएगा। अलैंगिक प्रजनन की क्षमता ना होना एक बहुत बड़ा मौका गंवाने जैसा है। सोचिए, जब मौसम और मिट्टी बिल्कुल सही हो तो दूसरे कवक अलैंगिक रूप से तेजी से अपनी आबादी बढ़ाकर पूरे इलाके में फैल जाते हैं। वो उस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। मोरकेला ये नहीं कर सकता, वो बस इंतजार करता रहता है। और इंतजार किस चीज का? जैसा कि स्रोत सामग्री बताती है, बहुत ही खास परिस्थितियों का। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो, मिट्टी में सही मात्रा में नमी हो। ये निर्भरता इसे जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों के सामने बहुत कमजोर बना देती है। तापमान में 1-2 डिग्री का बदलाव या बारिश के पैटर्न में मामूली सा फेरबदल इसकी पूरी पीढ़ी को खत्म कर सकता है। और इस कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो ये है कि इंसान अपनी सारी तकनीक और ज्ञान के बावजूद आज तक इसे व्यावसायिक रूप से उगाने में नाकाम रहा है। अगर इसकी प्रक्रिया इतनी ही मजबूत और कुशल होती तो हम लैब में वो माहौल बना चुके होते। हमारी नाकामी असल में इसकी रणनीति की अंतर्निहित नाजुकी का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने कमर्शियल कल्टीवेशन यानी व्यावसायिक खेती की नाकामी का जो मुद्दा उठाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उस पर जरूर लौटूंगी। लेकिन पहले आपके मौका गंवाने वाली बात पर आते हैं। आप जिसे मौका गंवाना कह रही हैं, मैं उसे धैर्य और सही समय का इंतजार कहती हूँ। सोमैटोगेमी की प्रक्रिया में जब दो हाइफी मिलते हैं तो वो तुरंत एक नहीं हो जाते। वो एक बहुत ही अनोखी अवस्था बनाते हैं जिसे डाइकैरियन कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही कोशिका के घर में दो अलग अलग न्यूक्लियस एक साथ रह रहे हों बिना एक हुए। ये साथ रहने का दौर
हो सकता है आनुवांशिक अनुकूलता को परखने का एक तरीका हो। इसके बाद ही असली आनुवांशिक फेरबदल यानी मियोसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे 8 नए और अनोखे स्पोर्स, जिन्हें एस्कोस्पोर्स कहते हैं, बनते हैं। तो ये जल्दबाजी में अपनी नकलें बनाने के बजाय हर बार एक नया और बेहतर संस्करण बनाने की कोशिश है। ये दीर्घकालिक अस्तित्व की लड़ाई है, छोटी-मोटी जीतों की नहीं। मैं आनुवांशिक विविधता के महत्व को कम नहीं आंक रहा, वो यकीनन जरूरी है। लेकिन उस विविधता का क्या फायदा अगर प्रजाति एक छोटे से दायरे से बाहर ही ना निकल पाए? लग्जरी ब्रांड होना अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब तक आपका शोरूम ही बंद न हो जाए। इसका अस्तित्व भारत के कुछ गिने चुने पहाड़ी राज्यों तक ही क्यों सीमित है? अगर ये रणनीति इतनी ही कामयाब है तो ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं फैली, जैसे कई और कवक फैले हैं? ये सीमित दायरा इसकी विशेषज्ञता को नहीं बल्कि इसकी विफलता को दिखाता है। ये एक ऐसा विशेषज्ञ है जो सिर्फ एक बहुत ही छोटे मंच पर प्रदर्शन कर सकता है, और अगर वो मंच यानी उसका इकोसिस्टम जरा भी हिलता है तो कलाकार और उसका पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। क्या ये एक सफल रणनीति की निशानी है? पर शायद यही इसके सफलता का राज है। ये हर फन मौला बनने की कोशिश ही नहीं कर रहा। वो अपने चुने हुए घर में महारत हासिल करना चाहता है। और आप जिस मंच की बात कर रहे हैं, उस मंच को इसने हजारों सालों से अपना घर बनाया हुआ है। अब इसकी फ्रूटिंग बॉडी यानी एस्कोकार्प की बनावट पर ही गौर कीजिए। ये इसके रणनीति का एक और पहलू है। हाँ, चलिए उसी पर आते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो यही जटिल बनावट इसकी सबसे बड़ी समस्या है। आप जिस जेनेटिक मिक्स की बात कर रही हैं, वो भी तो तभी काम आएगा जब इसकी ये फलने फूलने वाली बॉडी यानी एस्कोकार्प बन पाए। जरा सोचिए, मिट्टी के नीचे फंगल धागों का जाल, जिसे माइसीरियम कहते हैं, पहले गांठ जैसी संरचनाएं बनाता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़कर जमीन से बाहर आता है और वो मशरूम बनता है जिसे हम देखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा और पोषक तत्व लगते हैं। ये एक सब कुछ दांव पर लगाने जैसा जुआ है। अगर जमीन से बाहर निकलने के बाद मौसम अचानक बदल गया, बहुत गर्मी पड़ गई या बारिश नहीं हुई, तो पूरी मेहनत और ऊर्जा बर्बाद। ये एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह है जिसमें हजारों पुर्जे हैं, और हम जानते हैं कि जिस मशीन में जितने ज्यादा पुर्जे होते हैं उसमें खराबी आने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। मैं आपकी जटिल मशीन वाली बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये एक स्विस घड़ी की तरह जटिल है। हर पुर्जा सटीकता और एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। आप जिसे ऊर्जा की बर्बादी का जोखिम कह रहे हैं, वो असल में एक बहुत सटीक निवेश है। स्रोत सामग्री में बताया गया है कि पाइलस यानी मशरूम के ऊपरी हिस्से में जो लकीरें और गड्ढे बनते हैं, वो सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ा देते हैं। इससे हजारों थैलियां, जिन्हें एस्कस कहते हैं, बन पाती हैं, और हर थैली में 8 स्पोर्स होते हैं। मतलब जब मौका मिलता है तो ये उत्पादन को अधिकतम करता है। और इंजीनियरिंग यहीं खत्म नहीं होती। इन स्पोर वाली थैलियों के बीच में कुछ बांझ धागे होते हैं, इन्हें पैराफाइसिस कहते हैं। आप इन्हें छोटे छोटे स्पंज की तरह समझ सकती हैं। जब हवा में नमी बढ़ती है तो ये धागे पानी सोखकर फूल जाते हैं। इस सूजन से स्पोर वाली थैलियों पर जबरदस्त दबाव बनता है और वो एक साथ एक धमाके की तरह अपने स्पोर्स हवा में फेंकती हैं। ये एक समन्वित शक्तिशाली प्रक्षेपण है जो सुनिश्चित करता है कि स्पोर्स दूर दूर तक फैलें। ये जटिलता नहीं, ये सटीकता है। सटीकता जरूर है, पर वो सटीकता ही इसे नाजुक बनाती है। एक स्विस घड़ी भी जरा सी धूल या झटके से बंद हो सकती है, और यही मोर्केला के साथ होता है। अब चलिए उस मुद्दे पर आते हैं जो मेरी बात को सबसे मजबूती से साबित करता है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। इंसान इसे उगा नहीं पाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने गेहूं से लेकर ऑर्किड तक मुश्किल से मुश्किल प्रजातियों को उगाना सीख लिया है। हम लैब में नियंत्रित वातावरण बना सकते हैं, तापमान, नमी, पोषक तत्व सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। फिर भी हम मोर्केला नहीं उगा पाते। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरतें इतनी ज्यादा खास और जटिल है कि हम उनकी नकल ही नहीं कर पा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये प्रजाति प्रकृति में किसी नाजुक धागे से बंधी हुई है। ये दुर्लभ इसलिए है क्योंकि ये सफल होने के लिए संघर्ष कर रही है, इसलिए नहीं कि ये खास होना चुनती है। इसकी कीमत इसकी दुर्लभता की वजह से है, और इसकी दुर्लभता इसकी कमजोरी की वजह से है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हम इसे नहीं उगा पाए हैं, लेकिन मैं आपके नतीजे से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप हमारी विफलता को मोर्केला की कमजोरी बता रहे हैं। मैं कहती हूं, शायद हमारी ये विफलता हमारी अपनी समझ की सीमाओं को दर्शाती है, मोर्केला की नहीं।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसका अपने जंगल, अपने इकोसिस्टम के साथ कोई बहुत गहरा और जटिल रिश्ता हो सकता है इसका किसी खास पेड़ की जड़ों के साथ या मिट्टी में मौजूद किसी खास बैक्टीरिया के साथ कोई सहजीवी संबंध हो जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। हम लैब में मिट्टी और नमी तो बना सकते हैं, पर क्या हम एक पूरा जिंदा जंगल बना सकते हैं? शायद नहीं। तो हमारी विफलता ये दिखाती है कि मोरकेला एक अकेला जीव नहीं है, बल्कि एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है और उसे उस तंत्र से अलग नहीं किया जा सकता। ये कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरे जुड़ाव और संतुलन का प्रतीक है। ये हमें अपनी सीमाओं की याद दिलाता है, न कि मोरकेला की। इसकी दुर्लभता ही इसकी असली पहचान है, जो हमें बताती है कि प्रकृति के कुछ रहस्य हमारी पहुंच से बाहर हैं। संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि मोरकेला की प्रजनन रणनीति एक असाधारण रूप से विशिष्ट और सफल अनुकूलन है। यह फैलने की गति और मात्रा के ऊपर आनुवांशिक गुणवत्ता और मजबूती को चुनती है। इसकी जटिल फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर फैलाने का सटीक तंत्र इसकी अद्भुत इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाते हैं। इसे उगा पाने में हमारी असमर्थता इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ इसके गहरे, जटिल और अनूठे रिश्ते का प्रमाण है। ये धीमी हो सकती है, दुर्लभ हो सकती है, लेकिन ये अपने घर में एक चैंपियन है। और मैं इस बात पर कायम हूं कि अलैंगिक प्रजनन की क्षमता का न होना और कुछ खास पर्यावरणीय जरूरतों पर अत्यधिक निर्भरता मोरकेला को एक बहुत ही कमजोर और जोखिम भरी स्थिति में डाल देती है। इसकी यौन प्रजनन प्रक्रिया चाहे कितनी भी परिष्कृत क्यों न हो, यह इसकी धीमी गति और सीमित अनुकूलन क्षमता की भरपाई नहीं कर सकती। इसका सीमित भौगोलिक दायरा और खेती में हमारी लगातार विफलता इसकी रणनीति की सीमाओं को साफ-साफ उजागर करती है। यह एक आकर्षक और रहस्यमयी प्रजाति जरूर है, लेकिन अंततः यह एक नाजुक जीव है जो एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है।